हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है कस्टमर सर्विस। अब देखिए कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है एजेंट अपॉइंट करती है। यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी जिसे हम इंश्योरर कहते हैं और एक ग्राहक जो क्या है इंश्योर्ड, इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट लिंक का काम करता है कौन? एजेंट। ठीक है, यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड इनके बीच का जो लिंक है वो होगा एजेंट। और ये जो चैप्टर है ये कस्टमर सर्विस पर बेस्ड है, तो इसमें हम एजेंट की वो क्वालिटीज पढ़ेंगे जो कि उसमें होनी चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो दिया गया है कि 5 ऐसे इंडिकेटर्स रहते हैं जो कि सर्विस क्वालिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं और हर एक अच्छे एजेंट में ये 5 इंडिकेटर्स होना बहुत जरूरी है। तो इनमें जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है रिलायबिलिटी। ठीक है, अब रिलायबिलिटी का मतलब रहता है भरोसेमंद, तो एक एजेंट को भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो सेकेंड क्वालिटी है वो है अश्योरेंस। अब अश्योरेंस का मतलब रहता है विश्वास, और एक एजेंट जो है वो अपने कस्टमर का विश्वास पात्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी जो इसकी क्वालिटी है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, अब अगर जो एजेंट है वो कस्टमर का जवाबदेह नहीं होगा तो वो कैसे उसको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है एम्पैथी। अब एम्पैथी का मतलब रहता है सहानुभूति। जो एजेंट है अगर उसे अपने कस्टमर से सहानुभूति नहीं है तो वो उसकी प्रॉब्लम्स को और उसकी जरूरतों को नहीं समझ पाएगा, तो उसमें एम्पैथी वाला जो नेचर है या क्वालिटी है वो होना बहुत जरूरी है। और जिसका फिफ्थ क्वालिटी है वो क्या है? वो है एथिक्स। अब एथिक्स का मतलब है नैतिकता, यानी कि एक एजेंट में जो उसका व्यवहार है वो एक नैतिक व्यवहार यानी कि एक अच्छा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। तो अब ये 5 इंडिकेटर्स हैं जो कि सर्विस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये? फर्स्ट है रिलायबिलिटी, देन अश्योरेंस, देन रिस्पॉन्सिवनेस, देन एम्पैथी एंड देन एथिक्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक अच्छे एजेंट में जो अगली क्वालिटी होनी चाहिए वो है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग को अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है कि किसी को भी ध्यान पूर्वक सुनना। अब देखिए कि हम अच्छे वक्ता होने से पहले अच्छे श्रोता होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम किसी को अच्छे से सुन सकते हैं तभी हम उसकी जरूरतों को जान सकते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग में जो मेन पॉइंट्स होने चाहिए वो सबसे पहले होना चाहिए पेइंग अटेंशन। देखिए, अगर हम किसी को अच्छे से सुनना है तो हमें उसकी बातों की तरफ अटेंशन देना बहुत जरूरी है, यानी कि ध्यान पूर्वक उसकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। जो सेकंड बात है वो है रिस्पॉन्डिंग नेचर। अगर आप एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं तो आपकी जो नेचर है वो कैसी होनी चाहिए? रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग नेचर का मतलब होता है कि आप जो सुन रहे हैं उसे आप रिस्पॉन्ड भी कीजिए, यानी कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है या कितना आ रहा है या कैसे आ रहा है या व्हाटएवर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्डिंग नेचर। और तीसरी मेन बात जो कि रिस्पॉन्डिंग नेचर से ही रिलेट करती है मीन्स फीडबैक, यानी कि हमें अपने कस्टमर को प्रॉपर फीडबैक देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये तो बात हुई एक्टिव लिसनिंग की। अब जो नेक्स्ट बात है, अभी हमने ऊपर पॉइंट्स में एथिक्स की बात की, तो जो एथिकल बिहेवियर है यानी कि एक नैतिक व्यवहार है वो एक एजेंट को ये समझाता है कि हमें कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसे पहले देखना है और अपना जो इंटरेस्ट है उसको बाद में देखना है। ठीक है, तो एथिकल बिहेवियर जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि कस्टमर को आप जो सर्विस दे रहे हैं वो बेटर हो, उसमें हमने ये नहीं सोचना है कि हमारा फायदा पहले हो। अगर आप कस्टमर का फायदा पहले देखेंगे तो आपका फायदा खुद ही होगा, बट आपको पहले कस्टमर का बेनिफिट जो है वो देखना है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं 2 वर्ड्स की जिन पर की क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाता है। ठीक है, अब वो जो 2 वर्ड्स हैं वो हैं
टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, अब टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या रहता है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, टेंजिबल गुड्स और टेंजिबल प्रोडक्ट्स ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं, जो कि फिजिकल हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स या गुड्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जो कि फिजिकल नहीं है। ठीक है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो हमें वेरियस प्रोडक्ट्स दिखते हैं, अलग अलग सामान हम देखते हैं और उसके प्रति जो है हम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और फिर हम वो सामान जो है वो खरीद लेते हैं, क्योंकि वो सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे प्रोडक्ट्स हैं, दे आर टेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, बट जो इंश्योरेंस है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ इनटेंजिबल। अब यहाँ पर एजेंट की क्वालिटीज जो है वो काम करती हैं, क्योंकि एजेंट जो है वो अपनी क्वालिटीज से या अपने नॉलेज से अपने कस्टमर को समझाता है कि इंश्योरेंस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस इस तरह से आता है कि आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, उसमें पूछा होगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इनटेंजिबल है या फिर कौन सा प्रोडक्ट है जो टेंजिबल नहीं है। ठीक है ना, अब 4 प्रोडक्ट्स दिए होंगे, तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट्स दिखाई नहीं देते, यानी कि जो इंश्योरेंस है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दिखाई नहीं देता है, तो ये इनटेंजिबल गुड्स या इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात करते हैं जो सर्विस क्वालिटी से तो हम कह सकते हैं कि रिलेट नहीं करता है। चलिए मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है इंडिया में जो कि मैंडेटरी है, यानी कि एक ऐसी इंश्योरेंस का नाम बताइए कि जो बहुत जरूरी है, हमें हर हाल में करवानी ही पड़ती है। हाँ जी, तो बताइए कौन सी इंश्योरेंस है। बिल्कुल सही, वो इंश्योरेंस है मोटर इंश्योरेंस। और ये क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से आता है, लैंग्वेज चेंज होके आएगी, पूछा जाएगा किसी भी वे में कि बताइए कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है इंडिया में जो कि मैंडेटरी है या नेसेसरी है, तो आपको उसका आंसर याद रखना है कि सिर्फ मोटर इंश्योरेंस जो है इंडिया में वो मैंडेटरी है, वो हमें हर हाल में करवानी ही पड़ती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए इसे क्या कह रहा है ये। What is mean by customer lifetime value? अब क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें चारों ऑप्शंस को पढ़ना और समझना पड़ता है। अब देखिए, इसकी जो पहली ऑप्शन है इसमें दिया गया है सम ऑफ द कॉस्ट्स इनकर्ड व्हाइल सर्विसिंग द कस्टमर ओवर हिज लाइफ टाइम, यानी कि अगर आप कस्टमर को उसकी पूरी लाइफ टाइम में सर्विस देते हैं तो जो आपका खर्चा आता है उसे कहा गया है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। दूसरी ऑप्शन में कहा गया है रैंक गिवन टू द कस्टमर बेस्ड ऑन द बिजनेस जनरेटेड, यानी कि जो उससे बिजनेस आपको आ रहा है उसके हिसाब से आपने कस्टमर को जो रैंक दिया है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, यानी कि अगर आप एक कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं तो उससे जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिमम इंश्योरेंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर, कि आप किसी कस्टमर की सबसे ज्यादा या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंश्योरेंस जो कर सकते हैं वो इसकी सही ऑप्शन हो सकती है। पर देखिए कि इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म गुड रिलेशनशिप सेटअप करते हैं तो उससे जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसे ही कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 जो है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हु कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंज्यूमर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग किसको आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हायर्स गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, कि अगर कोई इंसान है जो सामान ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो भाई उसे तो हम कंज्यूमर ही कहेंगे।
सेकेंड ऑप्शन है पर्सन हु बायज गुड्स फॉर द रीसेल पर्पस, यानी कि कोई पर्सन है वो सामान खरीदता है रीसेल के लिए, तो क्या उसे कंज्यूमर कहेंगे? शायद नहीं। तीसरी ऑप्शन है बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन एंड यूज देम, यानी कि यहां पर जो है कस्टमर वो क्या कह रहा है कि उसने सामान खरीदा है या सर्विसेज ली हैं, या तो उनको अभी यूज करेगा या फिर फर्दर उसे आगे वो यूज करेगा। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है यूज द सर्विसेज ऑफ अनदर फॉर कंसिडरेशन, यानी कि इसमें भी वो सर्विसेज को यूज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इनमें से कौन है ऐसी ऑप्शन जिसको कि आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं मानोगे। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ऐसा पर्सन जो सामान लेता है पर उसे वो किस पर्पज से लेता है, रीसेल करने के पर्पज से, है ना, तो उसे हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे, क्योंकि कंज्यूमर वो इंसान है जिस पर आके प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है व्हाट डज नॉट गो ऑन टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप। अब आपने क्वेश्चन में एक तो मैंने पहले भी बताया है कि ये आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो हाँ में पूछा गया है या फिर ना में पूछा गया है। ठीक है ना। अब इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको किसी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है तो इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली ऑप्शन है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, फिर है ट्रस्ट यानी कि भरोसा, फिर है कम्युनिकेशन यानी कि संवाद, और फोर्थ है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म का मतलब रहता है संदेह। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में संदेह की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अभी हमने एक्टिव लिसनिंग की बात की ना, तो अब आप देखिए इसमें से कि कौन सी ऐसी बात है जो कि एक्टिव लिसनिंग में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है ये कह रहे हैं पेइंग गुड अटेंशन, तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव लिसनिंग में अटेंशन तो हमें देनी ही पड़ेगी, तो ये तो नहीं आएगा। फिर है बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल। बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल का मतलब होता है कि कुछ लोग इस तरह की नेचर के होते हैं कि वो किसी को भी पहले ही जज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा इंसान क्या बोल रहा है उसे सुनने से पहले ही अपनी जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। तीसरी ऑप्शन है एम्पैथेटिक लिसनिंग। भाई एम्पैथेटिक लिसनिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ एम्पैथी वाला रिलेशन नहीं रख सकते हैं तो आप उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी दुविधा को नहीं समझ सकते। और फोर्थ ऑप्शन है रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। तो देखिए रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली यानी कि आपको जवाब तो देना ही होगा, जो भी आंसर है या सुन रहे हैं उसका आपको रिस्पॉन्स तो देना ही होगा। ठीक है ना। तो अब इसमें जो इसका सही आंसर है वो क्या है, बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग में एक्सट्रीमली जजमेंटल का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ध्यान से पहले किसी को सुनेंगे, एक्टिवली लिसन करेंगे, हम तभी जो है अच्छा डिसीजन उसे दे पाएंगे। तो बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल जो है वो इसका ऑप्शन आएगा, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डैश इज नॉट अ टेंजिबल गुड। तो अब हमने अभी बात की है टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड के बारे में, तो अब देखिए फटाफट से बताइए कौन से इसमें सही ऑप्शन आएगी। तो बिल्कुल सही, इंश्योरेंस इज नॉट अ टेंजिबल गुड, क्योंकि इंश्योरेंस जो है ये फिजिकल नहीं है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। बाकी सारी ऑप्शंस जो है वो सभी फिजिकल हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसा इंडिकेटर है जो सर्विस क्वालिटी को शो नहीं करता है। ठीक है, तो क्या है, पहली ऑप्शन है क्लेवरनेस यानी कि चालाकी, फिर है रिलायबिलिटी यानी कि भरोसेमंद, फिर है एम्पथी यानी कि सहानुभूति, और डी है रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि जवाबदेह। तो ऑब्वियस सी बात है सर्विस क्वालिटी में चालाकी का कोई काम नहीं है, यानी कि इसकी सही ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद। अब देखिए कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि हमारे संविधान में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है वो किससे डील करता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस देखिए जरा ध्यान से। पहली ऑप्शन कहती है कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है।
फिर है कंप्लेंट अगेंस्ट शॉपकीपर, फिर है कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रांड, और फोर्थ ऑप्शन कहती है कि कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, ब्रांड एंड शॉपकीपर, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि तीनों केसेस में ही हम कंज्यूमर हैं और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो हर एक कंज्यूमर के हितों की रक्षा करता है, चाहे उसने इंश्योरेंस खरीदी है, चाहे वो शॉप से कुछ लेकर आता है या किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कस्टमर रिलेशनशिप फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रिएटेड। अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें तो जो पहला इंप्रेशन है वो कैसे अच्छा क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, क्या कहता है ये, बाय बीइंग कॉन्फिडेंट, बाय बीइंग ऑन टाइम, बाय शोइंग इंटरेस्ट, या फिर सभी, कि हमें टाइम पर भी पहुंचना है, इंटरेस्ट भी शो करना है और कॉन्फिडेंस भी दिखाना है, तभी हम कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी बना पाएंगे और अच्छा इंप्रेशन भी कस्टमर पर तभी होगा हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहली ऑप्शन कहती है एथिकल बिहेवियर इज इम्पॉसिबल व्हाइल सेलिंग इंश्योरेंस, कि भाई जो नैतिक व्यवहार है या फिर एक अच्छा व्यवहार है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है अगर आप इंश्योरेंस सेल करते हैं। तो आपको क्या ये सही लग रही है? मुझे तो गलत लग रही है। सेकेंड ऑप्शन है एथिकल बिहेवियर इज नॉट नेसेसरी फॉर इंश्योरेंस एजेंट, कि भाई एथिकल बिहेवियर जो है वो एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये भी गलत ही लग रही है। तीसरी ऑप्शन कह रही है एथिकल बिहेवियर हेल्प्स इन डेवलपिंग ट्रस्ट बिटवीन एजेंट एंड इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा है कि जो एथिकल बिहेवियर है वो एजेंट और इंश्योर्ड के बीच में ट्रस्ट पैदा करने में, यानी कि भरोसा पैदा करने का काम करता है ना। तो सही ऑप्शन जो है वो इसकी सी होएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। अब देखिए कि सिमिलर क्वेश्चन ही आ रहा है फिर से। अब एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या आएगा, पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर होना चाहिए, गिविंग ओकेजनल नोड एंड स्माइल ये भी होना चाहिए, यानी कि बीच बीच में आप हाँ हूँ करते रहें, स्माइल देते रहें। तीसरा है फीडबैक भी देना है कि मुझे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। और डी ऑप्शन कह रही है कि सभी होना चाहिए, यानी कि पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, गिविंग ओकेजनल नोड एंड स्माइल एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन। तो बोनस क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं समझा देती हूं क्या है। इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, कि भाई भारत में डैश इंश्योरेंस कौन सी इंश्योरेंस है जो कि जरूरी है। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके